कर देते हैं। ओके, ऐसे है ना, बोल दिया करो यार, रिकॉर्डिंग का कभी भूल जाते हैं हम, कभी कभी है ना, पढ़ाने के इसमें शुरू हो जाता है डायरेक्ट कार्यक्रम। एनीवे, सो मुझे ये समझना है कि देखो, जब भी हम लोग गैमेट ट्रांसफर के, जीन गैमेट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, तो गैमेट्स जो भी होते हैं बेटा, वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स आर मोटाइल, मोटाइल गैमेट होते हैं तो वो ट्रांसफर किए जाते हैं, और नॉन मोटाइल होंगे तो बेटा वो ट्यूब से जाते हैं। साइकस एक ऐसी एक एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, साइकस के केस में बेटा क्या हुआ बेटा, इसका आवाज कौन है ये, कौन है भाई? सानिया, सानिया सोनकर। अभी इतने आवाज में ये क्लास कैसे कर रही है? चलो anyway। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि देखो, साइकस एक ऐसा साइकेडेल्स पूरा का पूरा उनका ग्रुप, इनमें बेटा गैमेट मोटाइल होते हैं, फिर भी वो ट्यूब के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो इनके केस में है ना, हम लोग बोलते हैं जूडियो साइफोनोगैमी। समझ में आता है क्या वर्ड, समझ में आया? जूडियो, देखो खुद बेटा वो गैमेट मोटाइल है, साइकस के गैमेट मोटाइल होते हैं, मोटाइल गैमेट होते हैं, बट फिर भी वो ट्यूब के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म है, पोलन ग्रेन ही कैरी करता है ना, इसीलिए। तो याद रखना, अगर कभी पोलन ट्यूब डैमेज हो जाए बीच में, तब भी बेटा ये तैर के आधा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं। कौन? साइकस के मेल गैमेट। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं, मेल है ना, मोटाइल है। तो याद रखना, साइकस ऑल्दो इट शोज अ पोलन ट्यूब है ना ट्रांसफर, बट द गैमेट्स आर मोटाइल। यस, एवरीवन क्लियर? यस है ना, सर। तो ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत बढ़िया। तो चलो यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट पे अगर हम लोग आए, तो इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, एग्जांपल पीस। अभी देखो, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। एंथर्स और स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर, एक ही फ्लावर में सब कुछ प्रेजेंट है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इजी है, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसको पढ़ेंगे यहाँ, है ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में। तो जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो बड़ा ही आसान है, उसमें ज्यादा कोई वेस्टेज नहीं है ना, नो नीड ऑफ इंसेक्ट्स, नो नीड ऑफ एजेंट, नथिंग। ठीक है, और बेटा यहाँ श्योरिटी होती है कि पॉलिनेशन सही ढंग से होगा। बट बेटा जो यूनिसेक्सुअल है, इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट्स, जो प्लांट डायोशियस है उनमें पॉलिनेशन जो है हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, उसी में पॉलिनेशन की सही में जरूरत होती है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा and the pollen tube carrying male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। तो बेटा ये देखो, ये पूरा डिटेल में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने ही वाले हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा समय देने में कोई मतलब नहीं है। सादी बात, सिंपल बात ये है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएगा, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब में मेल गैमेट बैठ करके बेटा ओव्यूल तक पहुंचेंगे। वहां बेटा ओव्यूल के अंदर घुसने के बाद में, ठीक है, ये मेल गैमेट को रिलीज कर देगा, मेल गैमेट जा करके फर्टिलाइज कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल वे ऑफ द, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन और व्हाटएवर मे बी द पॉलिनेशन, है ना, जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले आपको देखने को मिलेगा, जिसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जो कि है ही नेक्स्ट चैप्टर में। सो वी गिव, है ना, टाइम टू दैट इन दैट चैप्टर। ओके, सो इन डायोशियस एनिमल्स, बेटा एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, the fertilization helps for the successful transfer and coming together of the gametes। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है ना, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए कॉपुलेशन, है ना। In dioecious animals, the actually copulation helps for the successful transfer and coming together of the gametes। ठीक है, देखो coming together of the gametes is the fertilization। पक्का है? तो बेटा जैसे कॉपुलेशन होगा, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल मेटिंग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेटा डेफिनेटली
कॉपुलेशन इज द वे थ्रू विच द, देखो यहाँ पे दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने को मिलते हैं एनिमल्स के केस में। दो प्रकार क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। सो है ना, फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली बेटा यहाँ पे अब आएगा। देखो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल। अब ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, डेफिनेटली। तो इसीलिए इसमें ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा समय ना दे तो भी अच्छा है। इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। आप जानते हो इसमें होता क्या है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का यूनियन होता है और उससे जो रिजल्ट आता है उसको बेटा हम लोग जाइगोट कहते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बने, ठीक है। देखो एन और एन, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, और है ना, जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। बट अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो हनी बीज है इनके केस में आपको एक अलग सी चीज देखने को मिलती है। आप देख सकते हो ये डिप्लॉइड फीमेल बी है, ये मियोसिस करेगी तो उससे हैप्लॉइड एग्स बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेटा देखो हैप्लॉइड मेल बीज बन गए। तो होता क्या है कि एक सेल का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेटा जो भी हैप्लॉइड सेल है वो डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हमेशा जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो हमेशा मेल ही होते हैं, जिनको हम लोग ड्रोन कहते हैं, मेल ड्रोन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी को मैं पार्थेनोजेनेसिस कहता हूँ, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। बड़ा ही सिंपल टर्मिनोलॉजी। अब एक दूसरा चांस होता है, ये देखो डिप्लॉइड फीमेल है, उसने मियोसिस किया, एक सेल बना दिए हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड मेल भी है। देखो यहाँ पे हनी बीज में हमेशा मेल हैप्लॉइड ही होता है पहले बच्चे, तो वो तो मियोसिस करने से रहा, मियोसिस करेगा नहीं, माइटोसिस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है। और अगर हैप्लॉइड गैमिट बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, तो माइटोसिस करेगा। और बेटा ये स्पर्म डेफिनेटली हैप्लॉइड स्पर्म जब यूनाइट होते हैं एक सेल के साथ में तो फर्टिलाइजेशन से बेटा जाइगोट बनेगा और फीमेल बनेगी। तो हनी बीज में फीमेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड एंड मेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन केस ऑफ द हनी बीज। दिस इज व्हाट द ट्रू थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे नोट करने वाला मुद्दा ये है कि फर्टिलाइजेशन हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उससे ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आर यू श्योर? करेक्ट? समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. So fertilization, it is the fusion of the gametes to form a diploid zygote, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा इन रोटिफर्स, अब यहाँ पे जो वर्ड आया है रोटिफर्स, उसके बाद हनी बीज एंड सम लिजर्ड्स। अब ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, बर्ड्स में टर्की, है ना, फीमेल गैमेट डेवलप्स टू द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आप देखो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस। अब बेटा बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनमें पार्थेनोजेनेसिस आपको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल हमने हनी बीज में देख लिया, ठीक है। हनी बीज में तो मैंने क्लियर बताया कि हाँ हैप्लॉइड होगा तो हमेशा मेल ही होगा, ठीक है। सब में ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, ये हनी बीज का केस एक अलग है, ठीक है। सो इन रोटिफर्स, हनी बीज, सम लिजर्ड्स, बर्ड्स, देखो फीमेल गैमेट डेवलप्स। हेलो सर। सर
ओके बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Now I can hear. ओके ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग फिर से बेटा शेयर करते हैं। ओहो, होस्ट, मैंने किसको होस्ट बना दिया? ओके तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे, देखो फर्टिलाइजेशन, मैंने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में इससे पहले बताया। ठीक है, हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? मोस्टली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होता है एज ए एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमें बिल्कुल नॉर्मली समझना है कि एग्जाम्पल मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं, जैसे कि मैनी एल्गी, इवन बोनी फिशेस, है ना। बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में डिफरेंस है कि नहीं? कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटरनल Yes, sir. फर्टिलाइजेशन होता है ना। Yes, sir. एम्फीबियंस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है उसके। तो बेटा ऑल दीज एनिमल्स रिलीज देयर, है ना, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट इनटू द वाटर, एंड देन उनमें बेटा वहां पे वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म शो सिंक्रोनी। अभी सिंक्रोनी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मेल गैमेट ने आज है ना, मतलब मेल ने आज बेटा गैमेट्स रिलीज कर दिए और 10 दिन बाद में फीमेल गैमेट, ऐसा कुछ नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम, व्हाट वी कैन से, द सिग्नलिंग, सम हार्मोनल कॉपुलेशन। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म शो सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ द गैमेट्स, दोनों ही बहुत ज्यादा अमाउंट में। क्योंकि देखो, अगर ये गैमेट्स पानी में रिलीज करेंगे तो गैमेट को खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं। ठीक है, जो प्रेडेटर है। सो रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम टू इंश्योर सिंगेमी। ठीक है, अगर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइज कर रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि खास करके जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक या दो ही बनाए जाते हैं, है ना। क्योंकि पता है कि जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही होगा, और एक सेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा एक सेल बनाने की वैसे भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, बट यहाँ तो बेटा दोनों ही मेल और फीमेल दोनों को ही बहुत ज्यादा अमाउंट में गैमेट्स रिलीज करने पड़ते हैं, ताकि बेटा, है ना, कुछ न कुछ चांस बने सिनगेमी का। इसका डिसएडवांटेज डेफिनेटली है बेटा, द ऑफस्प्रिंग्स ना, यहाँ पे शब्द देखो आपको आया है ना, यहाँ रैमेट नहीं कहेंगे हम लोग, द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स, है ना, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड। क्योंकि देखो वो पानी में रिलीज किए जाएंगे। अब आपने देखे होंगे डिस्कवरी चैनल में भी किस तरह से बेटा ये मेल फ्रॉग जो है पीठ के ऊपर अपना अपने जो भी लार्वल स्टेजेस है या तो एग्स है उनको लेके घूमते रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सी, द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वर्नेबल, इसलिए यहाँ पे बड़ा ही बड़ा मुश्किल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज, है ना, डेंजरस। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो कॉपुलेशन मस्ट अकर। ठीक है, टेस्टिकल्स में बेटा स्पर्म बनेंगे, स्पर्म ट्यूब से वो पास होंगे, और वो ओवरिन ट्यूब में डेफिनेटली बेटा रिलीज किए जाने चाहिए। सो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हियर सिंगेमी occurs inside the body of organism। ठीक है,
सो एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, अब उनको तो वाटर बॉडी है नहीं, इवन है ना, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई, यहाँ देखना फंजाई, एनिमल्स, reptiles, birds, mammals and plants, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms, ठीक है। इन सब के केस में oogammy होती है, oogammy मतलब सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल का, उसी के अंदर बेटा मेल गमीट पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो ये है ना ख्याल रखा जाएगा। इन दिस नॉन मोटाइल एग, हमेशा देखो ये oogammy का ही है ना इंपॉर्टेंस है बेटा। नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी where the motile male gamete reaches and fuses, है ना, चाहे ज़ूडियोगामी हो चाहे बेटा साइफोनोगामी हो, कैसे भी पहुंचे, बट मेल गैमेट शुड रीच टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जहां पे अंदर बेटा फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। इन सीड प्लांट्स द नॉन मोटाइल मेल गैमेट, जो कि साइफोनोगामी वगैरह होता है, आर कैरिड टू द फीमेल गैमेट बाय द पोलन ट्यूब। तो ये साइफोनोगामी हो रहा है, ये ज़ूडियोगामी हो रहा है बेटा, ये साइफोनोगामी है, ठीक है। सो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ में भी वही चीज होती है, एक सेल तो ठीक है एक दो प्रोड्यूस होंगे, बट बेटा स्पर्म्स बहुत सारे प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि उनको पहुंचाना है, ट्रांसफर कराना है, ठीक है। बट द नंबर ऑफ एग इज वेरी लो। तो ये डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रोटेक्शन है, श्योरिटी ज्यादा है, ठीक है। ये एक फर्क जो है हमें आपको देखने को मिलता है। इजी ओके। तो तीसरा पॉइंट है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमको ये सबको समझ में आना चाहिए अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। आपको समझना है जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म विल यूनाइट विद द एग सेल, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, यस और नो। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट क्या कर सकता है, ये हमें बहुत ही इजीली पता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले तो एम्ब्रियोजेनेसिस वाली चीज होती है, मतलब जाइगोट है ना मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, और फीटस के डेवलपमेंट तक बेटा अच्छे से अच्छे स्टेजेस आएंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में है ना वीवी पैरी, ओवी पैरी, ये दोनों ही पॉइंट आएंगे बच्चों। आपको पता है ना ये ओवी पैरी आएगा, कुछ लोग एग ले करेंगे, कुछ लोग बेटा डायरेक्ट बर्थ देंगे चिल्ड्रन को, जिसको हम लोग वीवी पैरी कहते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या होता है इसको भी हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। कुछ लोग जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, है ना, उनके एग बेटा पानी में ही रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं, वहीं पे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये चीज आपको डेफिनेटली बेटा देखने को मिलती है। इन फंजाई एंड एल्गी zygote develops a thick wall and that is resistant to desiccation and damage। देखो उस चीज को हम लोग वर्ड यूज करते हैं, है ना, जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर, ये वर्ड आपने सुने होंगे इन द फंजाई। ये स्पोर है, बट बेटा एक्चुअली ये जाइगोट है जिसके ऊपर थिक कोटिंग आ गया। क्लियर है क्या? अरे जिसको स्पोर कह रहे हैं ना फंगस में, जाइगोस्पोर, oospore, है ना, बैसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये जितने भी स्पोर है बच्चों, ये सब के सब थिक कोटिंग वाले जाइगोट है, पक्का। सो इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मतलब है ना फेवरेबल कंडीशन की इंतजार करते हैं, जब जर्मिनेट होना है तभी वो जर्मिनेट होंगे। इन ऑर्गेनिजम्स विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पे पॉइंट आया है, बड़ा ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने आपको पेन एंड पेपर पे बताया था। क्या बोल रहा है, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, अभी बताया था जाइगोटिक मियोसिस, सबको याद है, अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, जाइगोटिक मियोसिस, इजी। तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जब भी बात होगी तब भी आपके पास दिमाग में आना चाहिए, सर दिस इज जाइगोटिक मियोसिस। इसका मतलब
जायगोट बनते ही बेटा तुरंत मियोसिस ही करेगा, मतलब रेस्ट लेकर के स्पोर बनेगा, ठीक कोटिंग बना लेगा, जब तक टिक सकता है टिक लेगा, फिर उसके बाद में जैसे ही उसको चांस मिलता है बेटा है ना तुरंत मियोसिस करेगा, मियोसिस करके हैप्लॉइड बेटा थैलॉइड बॉडी बना देगा। ठीक है, सो या तो स्पोर जनरेट करेगा, सो जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस इनटू द हैप्लॉइड स्पोर्स, तो बेटा ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है, एंड दैट ग्रोज इनटू द हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। बस ये बात हमेशा बेटा आपके समझ में आनी चाहिए, हमेशा ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली एल्गी में देखने को मिलता है, फंगस में देखने को मिलता है। बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज अ जाइगोट, तो चाहे बेटा वो है ना मियोसिस करे जाइगोट, चाहे बेटा माइटोसिस करे, बट जिंदगी की शुरुआत जो है जाइगोट से होती है। आपको कोई ऐसा लोग मिलते हैं बहुत पुराने पुराने, है ना, हमारे दादा लोग, नाना लोग, ये सब लोग बड़ी कहानी बताते हैं, मैं छोटा था तो ऐसा करता था, तुम लोग तो कुछ नहीं करते, ऐसे कुछ तो भी हमको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको ये क्वेश्चन पूछो ना, आप कितने छोटे थे, तो आंसर आएगा, कहानी शुरू होती है बेटा, मैं एक सिंगल सेल था तब से, जाइगोट था, यहाँ से कहानी शुरू होती है सबकी। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी लाइफ जो है उसकी शुरुआत जाइगोट से होती है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला जो आउटकम है, जो सबसे पहला स्टेज आता है, वो जाइगोट है। करेक्ट है? Yes, So sir. zygote is the vital link between the organisms of one generation and the next, है ना। देखो, हम लोग ये कहें कि आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल जाइगोट से ही शुरू हुई, मैटरनल स्पर्म है, सॉरी मैटरनल एक सेल है और पैटर्नल स्पर्म सेल है। तो बेटा स्पर्म सेल जब तक था तो वो है ना हमारे पहले के पीढ़ी की आइडेंटिटी थी। जैसे ही जाइगोट बना, आइडेंटिटी आपकी शुरू हो गई, आपका जेनेटिक मेकअप रेडी हो चुका है। तो दैट इज व्हाट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू जनरेशंस, जाइगोट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, है ना, टू जनरेशंस। इज इट क्लियर? नाउ डेफिनेटली बेटा ये जाइगोट जैसे सेटल होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, मतलब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, प्लांट्स में भी और इन एनिमल्स में भी। ठीक है, देखो एल्गी के केस में, फंगस के केस में एम्ब्रियो नहीं बनता क्योंकि वो थैलोफाइट है, बट ब्रायोफाइट से लेकर आगे और बहुत सारे मैक्सिमम जो एनिमल्स है बेटा उनमें एम्ब्रियो बनता है, इसलिए वो एम्ब्रियोफाइट प्लांट हम लोग कहते हैं, प्लांट्स को हम लोग एम्ब्रियोफाइट कहते हैं, एनिमल्स को नहीं कहते। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस ये चीज हम लोग वहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, सिंपल पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस सेल डिवीजन, अब वो बहुत तेजी से बेटा माइटोसिस करेगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर जाइगोट ने मियोसिस करेगा तो बेटा एम्ब्रियो नहीं बनता। यस, आपको मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ, आप बता सकते हो ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है? 5 है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबसे पहले कहाँ पे बनता है? आपका So आंसर क्या होगा? pterido सिंपल, अरे नहीं भाई, ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइट है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, yes स्पोरोफाइट sir. बनता है। ठीक है, क्यों आपको ये याद रखना है, इसको देखो ब्रायो, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ब्रायो, अरे आपको ब्रायो दिखा है, शब्द दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है हाँ सर. ब्रायोफाइटा, Yes, sir. है ना, ये देखो एम ब्रायो, समझ रहे हो क्या, है ना। सो ब्रायोफाइटा इज द प्लांट, द फर्स्ट प्लांट ग्रुप जहां से एक्चुअली एम्ब्रायो का आपको, है ना, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एम इज वर्ड द टिश्यू, है ना, जिसमें ब्रायो, जिससे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द ब्रायोफाइटा इज द प्लांट जहां से एक्चुअली, अगर एनिमल में तो बेटा सबसे पहले से ही देखोगे एकदम इनिशियल लेवल पे पूरी फेरा फाइलम से भी अगर आप देखोगे। भाई कुछ बोलना चाहते हो कीर्तन? ओके, सो तो बच्चों हाँ, ओके,
सो यहाँ ब्रायोफाइटा से डेफिनेटली, और अगर एनिमल्स में बेटा पहले फाइलम से पोरीफेरा से भी शुरुआत करोगे तो वहां से बेटा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीज देखने को मिलती है। ठीक है, जाइगोट वाला पॉइंट आपको देखने को मिलता है। पहले पहले तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बराबर है, डिप्लोब्लास्टिक, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ से ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर शुरू हो जाता है। ये पढ़ा है ना आपने एनिमल किंगडम में, Yes, sir. है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेल डिवीजन और उसके बाद सेल का डिफरेंशिएशन होगा। अब आप क्योंकि 11th पढ़ चुके हो तो आपको डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों वर्ड समझ में आते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल डिवाइड के साथ साथ अलग अलग फंक्शंस ले लेता है, अलग अलग स्ट्रक्चर ले लेता है, परमानेंट बन जाता है। ठीक है, सो सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो में बेटा डेफिनेटली सेल बढ़ते चले जाते हैं बिकॉज ड्यू टू द सेल डिवीजन, and cell differentiation causes the modification of the groups of cells into various tissues and organs to form an organism। तो बेटा सेल डिफरेंशिएशन बहुत ही बड़ी चीज है। 3 जर्म लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, दिस इज है। और फिर उसमें डर्म लेयर से बेटा ऑल अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते चले जाते हैं। तो ये आप लोग पढ़ोगे डेफिनेटली, है ना। सो ये सारी ही बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द जाइगोट डेवलपमेंट, देखो जाइगोट कहाँ पे डेवलप हो रहा है। एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या टाइप हो सकते हैं बताओ। एक होता है ओविपेरस और दूसरा क्या होगा बेटा, Viviparous. विविपेरस। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। प्लेस को क्यों कंसिडर किया हमने, चलो। ओविपेरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हियर एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, तो ये बात को बड़ा ध्यान से समझ सकते हो आप लोग कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स तभी वो रिलीज कर सकते हैं जब वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना चाहते हैं। कितने लोगों को समझ में आया है। अरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे यस तो सर, पहले समझा। एक सेल रिलीज कर देंगे ना, हाँ सर। है ना। तो यही पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट ही लोगों को नहीं पकड़ में आता। देखो फर्टिलाइज तो डेफिनेटली, देखो ये तो है आपको दिखाई दे रहा है, तो जो भी है ना एग्स ले किए हैं, है ना, तो वो फर्टिलाइज्ड एग्स है। बट अनफर्टिलाइज्ड एग्स आल्सो कैन बी रिलीज्ड, दैट इज व्हाट द वे एंड इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो example in reptiles and birds, the fertilized eggs covered by the hard calcareous shell are laid in safe places. After incubation, the young ones hatch out। ठीक है, ये अब बेटा कोई पढ़ाने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये आप सब लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। इट्स नॉट दैट मच बिग इशू। यस, अभी विविपेरस नेचर में क्या होता है, हियर द zygote develops into a young one inside the female body, later the young ones are delivered out of the body। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे देखो यूरिन के रिलीज को हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ोगे, पार्टुरेशन वर्ड आप लोग पढ़ोगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन, है ना, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब। बट देखो यहाँ पे ओविपेरस और विविपेरस ये दोनों ही चीजें जो है बड़ी ही सिंपल चीजें हैं, बड़ी ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है। आपको याद है मैंने ओवो विविपेरस ये चीज आपको शायद पूछी थी क्या, है ना। ओवो विविपेरस क्या होता है। सर जो दोनों कर सके। दोनों कर सकते हैं, दोनों कैसे करेंगे। ओविविपेरस के एग्जांपल देखो, जैसे कि शार्क होता है। ठीक है, शार्क इज एन एग्जांपल। इवन स्नेक्स में ऐसा होता है, स्नेक्स आर द एग्जांपल ऑफ द ओविविपेरस। कुछ फिशेस हैं जिनमें ओविविपेरस नेचर आपको देखने को मिलता है। बट मैं आप सबसे समझना चाहूंगा कि यार ये होता क्या है।
क्या हो सकता है? देखो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, फर्क है दोनों में, ओविपैरस में और ओवोविविपैरस में एक डिफरेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। द एग्स हैच इनसाइड द बॉडी। यस, नॉर्मल है कि कैलकेरियस एग वो बना लेते हैं। ठीक है, कैलकेरियस एग मतलब ऐसा नहीं करते कि जैसे देखो ह्यूमंस में कभी एग नहीं बनता, कैलकेरियस एग बनता नहीं है। मतलब जितने विविपैरस एनिमल है ना, उनके बॉडी के अंदर, मदर के वॉर्म के अंदर जो है ना, सिर्फ बेटा एक फीटस का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बट उसके ऊपर कभी ऐसा हार्ड कैलकेरियस शेल नहीं बनता। अभी जो शार्क है या स्नेक्स है, इनके केस में ये होता है कि इनके बॉडी के अंदर ही एग ले हो जाते हैं। एग ले होते हैं मतलब दे विल फॉर्म ए कैलकेरियस शेल अराउंड द एम्ब्रियो। ठीक है, बट दे नेवर रिलीज दैट एग आउटसाइड द बॉडी, नेवर। है ना, वो अपने एग्स को इंक्यूबेशन जो है उसका अंदर ही अंदर कराते हैं, बॉडी के अंदर ही कराते हैं। और बेटा हैच जो होगा, हैच जो भी एग्स का जो हैचिंग होगा, वो भी बेटा बॉडी के अंदर ही होगा। है ना, तो इसको हम लोग ओवो विविपैरस कंडीशन कहते हैं, जो कि आपको शार्क में, स्नेक्स में, फिशेस में जो रेज होती है, रे, है ना, रे फिशेस। ठीक है, इनमें भी बेटा ये आपको देखने को मिलेगा। सी, ओवो विविपैरस क्या नेचर था बेटा, ओवो विविपैरस। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, so because of the proper care and protection, the chances of survival of the young ones are greater in the viviparous animals। देखो विविपैरस एनिमल्स में अभी जो बहुत बड़े बड़े एनिमल होते हैं वो एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को एक साथ प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम लोग प्रोडिगैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोडिगैलिटी कहते हैं। और ये जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि क्या है, इनमें श्योरिटी नहीं होती कि सारे ही एक, अगर एक ही बच्चा है तो बेटा वो सरवाइव करेगा, इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि उनकी खुद का बेटा रहने का ठिकाना नहीं होता बहुत बार। ठीक है, तो इस चक्कर में कैसा है कि वो बहुत सारे बेटा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने कभी डॉग्स के पपीज को देखा होगा तो बेटा पैदा होते ही 8-9 होते हैं। ठीक है, या 6-7 होते हैं। तो बेटा एक हाथ तो गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता है, पता नहीं, एक को खुजली होके मरता है, ऐसे एक भूख से मर जाता है। इस तरह से बेटा होता है। तो ये डार्विन ने प्रोडिगैलिटी को बड़ा ही ध्यान से पढ़ा था। तो उसने कहा था कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है ना, ठीक है, मतलब सर्वाइवल के लिए प्रोडिगैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे एनिमल्स में। है ना, लॉट ऑफ एनिमल्स आर एक्चुअली डिपेंड अपॉन दिस प्रोडिगैलिटी। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बढ़ना है, काम खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर विच इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर है। बट बेटा एक चीज मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं की, जो कि सब लोग करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जिसको हम लोग कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब जो होता है ना, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि देखो जिस तरह से पेपर आ रहे हैं, पैटर्न्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों हमें ये 100% दिखाई देता है कि उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो चीज एनसीईआरटी में इन्वॉल्व है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, बट यहाँ पे अब हम लोग नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं। ओके, गेस करते हैं। थोड़ा समय देना मुझे। सर ये कौन सी बुक है सर?
ये बेटा ये क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बच्चों। सर ये आप वो पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हो ग्रुप में? बिल्कुल, व्हाई नॉट, थैंक यू सर। आप सबको दे सकता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जिसको चाहिए वो ले लो। बट यही कि सर इसमें क्या है, आप बोलिए ना, बोलिए। सर लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं आया था हमारे ग्रुप में। ग्रुप में नहीं आया तो डायरेक्ट IITN हब के चैनल पे चले जाओ ना, मिल जाएगा ना बेटा। वहां पे अगर अपलोड हुआ होगा ना बच्चा, तो वहां पे देख लो। ओके सर। हाँ, इस बहुत इजी प्रोसेस है ये। अरे आज का तो थोड़ा बहुत देखो, जिसने है ना, बेचारे ने अगर अटेंड नहीं किया है तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। जस ऐसे ही हुआ होगा, देख वो पहले वाले का कुछ तो भी। जश कहाँ है जश? हाँ सर। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ होगा ये ना, देयर इज वन मिसिंग ना, पहले वाला। हाँ सर। हाँ तो ऐसे होता है यार, मतलब क्या है ना, हमेशा। सो एनीवे, नो प्रॉब्लम। देख यहाँ पे, ये देख यहाँ अभी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और तो मैं सॉल्व करता ही हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स थ्रू, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। ऐसे राइजोम। क्वेश्चन ही आए राइजोम आपको, सर। है तो बिल्कुल सही राइजोम। बात है, राइजोम है। बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, बल्बिल्स का एग्जांपल बताओ क्या है? अगेव, ओके। ठीक है, अगेव। रनर्स आप लोग जानते होंगे, ऑफसेट्स आप लोग जानते होंगे, ये सब एरियल मॉडिफिकेशंस है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को थोड़ा सा विजिट करो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। नाउ ये एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है आपको समझ, देखो वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो होता है बेटा, डेफिनेटली ये, है ना, इसमें ऑफसेट होता है, सो ये करेक्ट है। पेनिसिलियम जो है ना, पेनिसिलियम फंगस है, उस दिन मैंने बताया था, तो कोनिडिया पेनिसिलियम में बनते हैं, ठीक है। सार्गेसम, अभी मैंने आपको बेटा सार्गेसम एक एल्गी है ना, यस सर। अभी बताया था सार्गेसम इसमें ऊगैमी में। तो सार्गेसम में इन्होंने बाइनरी फिजन लगा, बिल्कुल बेटा ये, है ना। और ये देखो ये है बनाना, बनाना में राइजोम है। तो बताओ बेटा क्या रॉन्ग हो सकता है? बी। बी। ओके, बहुत बढ़िया। Which one of the following is correctly matched? क्या क्वेश्चन है यार ये, सर करेक्टली ए। मैच इन अनियन बल्ब बराबर है, जिंजर, इसके बाद में क्लैमाइडोमोनास, कोनिडिया एंड ईस्ट। तो बेटा यही एक मैच हो रहा है, बाकी सब बेकार है, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास में कोनिडिया लिख रहा है, क्लैमाइडोमोनास में जूस्पोर्स आते हैं, ठीक है। एनीवे, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, बताओ क्या होता है, उस दिन बताया था मैंने, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी ठीक है ना। बर्ड्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। नाउ ये चीज बेटा मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर आपको, अब किसी को याद है लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यस और नो। मैंने कहा कि अगर सर कोई आपको पूछे, ओपोमिक्सिस मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली, एपोमिक्सिस का मतलब ही, देखो यहाँ दो वर्ड हमें याद रखने हैं। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो गेमेट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन को हम लोग एम्फीमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो है, जो इसके अवे जाता है, वो है एपोमिक्सिस, जहां पे गेमेट बन सकते हैं बट मिक्सिंग नहीं होगा, कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो असेक्सुअल है, तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर है? तो यस व्हाट इज अ सर। कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? बोथ आर अप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स, तो ये जरूरी नहीं है। बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बोथ ऑकर राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्या सुटेबल लगता है आपको? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में डेफिनेटली बेटा, है ना, एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। सर डी। हाँ, डी सर। डी, डी एक्सैक्टली, डी इसका आंसर है। बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनीज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ जो एक्चुअली वर्ड यूज किया है प्रोजेनी, वो है क्लोन, ठीक है। क्लोन वो प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, और डेफिनेटली बेटा वो क्लोन पेरेंट जैसे ही होंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड व्हेन, ये क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा फिफ्थ वाला सबको? यस किसी को सर। डाउट है? ओके, which one of the following pair is wrongly matched while the remaining three are correct? बताओ। बी। बहुत बढ़िया, पेनिसिलियम कोनिडिया तो सही है यार, वाटर हाइसिंथ, ब्रायोफाइलम सही बी है, सर, बी। बल्बिल सही है, तो ये आंसर है बेटा अपना। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट। मिंट, अब ये देखो, ये एक्चुअली क्वेश्चन पता है कहाँ से है? आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का है क्वेश्चन, ये है कि नहीं? और ये क्वेश्चन बड़ा ही बेटा मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कस्ड क्वेश्चन है। क्यों है पता है? कोई बताएगा? सर सी। क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें होती है बेटा। दोनों मतलब क्या? राइजोम भी और शक्कर भी। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ये हमारे लिए वैल्यू रखता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये चीज हमारे लिए वैल्यू रखती है, ठीक है? सो दैट इज ओनली द थिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। पक्का? सर फिर इसका आंसर क्या है वहाँ? वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। सर सी होना चाहिए ना? ओके, सो आंसर इज दिस वन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। In which one pair both the plants can be vegetatively propagated by the leaf pieces? अब देखो यहाँ पे अगर आपने मॉर्फोलॉजी प्लांट पढ़ा है तो है ना, ये सर एक है डी। ब्रायोफाइलम और कैलेंचो नाम का प्लांट होता है ना। बस इनमें एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना है ना। देखो ब्रायोफाइलम के लीव्स ऐसे हैं, इसके लीफ मार्जिन में यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, ठीक है? कैलेंचो के लीव्स जो होते हैं, ये ऐसा लीफ है, तो इसके लीफ के ऊपर बर्ड आते हैं। समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ, बस इतना फर्क है, ठीक है? तो दैट इज द वन थिंग। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज सर ट्रू उसका फॉर? आंसर बी है। बिल्कुल है। लीफ के पीसेस से आप कैसे करोगे? अगर इसके में लीफ ये टुकड़ा बना दिया, ये टुकड़ा बना दिया, ये टुकड़ा बना दिया, तो अलग अलग प्लांट बनेगा ना। इसमें भी ऐसा हो गया, ये टुकड़ा बना दिया, ये, क्योंकि हर एक के ऊपर बर्ड है। अगर मैं इसके लीफ यस के सर। टुकड़े भी कर देता तो मुझे अलग अलग प्लांट मिलेंगे, ठीक है? सो दैट इज द आंसर, ठीक है? नेक्स्ट वन, दिस शुड बी द आंसर। व्हाट इज अ ट्रू फॉर द क्लीवेज? व्हाट इज अ ट्रू फॉर द क्लीवेज? देखो यहाँ पे सेल डिवीजन में आपको ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन क्या होता है और क्लीवेज क्या होता है। अगर हम ये चीज जानते हैं, है ना, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। क्लीवेज में हमेशा याद रखना है कि द साइटोप्लाज्म अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट बट द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। समझ रहे हो? जैसे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये देखो, ये सेल है कंप्लीट और इसमें न्यूक्लियस है। अब ये सेल डिवाइड हो गया, है ना? सेल का साइटोप्लाज्म उतना ही रहा, बट बेटा दो सेल बन गए, ये एक और ये। फिर डिवाइड हुआ तो सेल का साइटोप्लाज्म का कंटेंट उतना ही रहा, मतलब सेल का साइज उतना ही रहा, बट इसमें 4 सेल बन गए। समझ रहे हो? तो बेटा ये जो चीज है ना, इसको मैं क्लीवेज बोलता हूँ। क्लीवेज का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रिमेन्स कांस्टेंट। ये जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है ना, तब ये आपको मेनली देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त डिवीजन बड़े ही क्विकली होते हैं, क्योंकि फटाफट फटाफट डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बना है। सेल डिवीजन में ये देखो, ये सेल है, ये सेल बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया, 2 सेल बन जाएंगी, जो कि बेटा पेरेंट सेल जैसे जो पहले था वो साइज फिर से आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। क्लीवेज समझ में आया? क्लीवेज का मतलब क्या है कि बेटा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रिमेन्स कांस्टेंट बट द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। इसको हम क्लीवेज नहीं कहते। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो चलो बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट इज अ ट्रू फॉर क्लीवेज?
size of embryo increases, size of cells decreases, size of cell increases, size of embryo decreases. बताओ सर अरे यहाँ देखो ना क्या हो रहा है, ये एक सेल है, यहाँ 2 सेल है, तो क्या बेटा सेल का साइज छोटा हो गया बड़ा हो गया? सर छोटा हो गया। छोटा हो गया। अब यहाँ पे 4 सेल हो गए तो सेल का साइज छोटा हो गया बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली बेटा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है जितना है उतना ही रहना है, इसलिए यहाँ पे बेटा साइज ऑफ सेल जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। यस सर। समझे सब लोग? साइज ऑफ सेल डिक्रीजेस बिकॉज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ में आता है? बढ़िया है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तो और प्यारे बच्चों हम लोग नया चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो चैप्टर भी आपका उसी समय अगर ये क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसी क्लास में हम लोग उसको शुरू कर देंगे। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।